दोस्तों नमस्कार। करंट अफेयर्स का क्षेत्र इतना विस्तृत होता है कि विद्यार्थियों को अक्सर ये छांटने में परेशानी हो जाती है कि इसमें से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किन खबरों को वो प्रेफरेंस दे। और इसी श्रृंखला में हमने जो डेली करंट अफेयर्स शुरू किया ताकि वो इन चीज़ों को अवगत हो सकें विद्यार्थी कि किन खबरों को जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंसी देनी चाहिए। उसी श्रृंखला के तहत हम डेली ये डिस्कस करते हैं। तो आइए शुरू करें। जैसे देश का पहला वाटर प्लस शहर बना इंदौर। मतलब आपको पता है कि इंदौर जो है स्वच्छता की दृष्टि से देश का नंबर 1 शहर कई बार रह चुका है, लेकिन एक और तमगा मिल गया है इंदौर को, देश का पहला वाटर प्लस शहर बना है। अब ये एक तो ये बात हुई है, जो वाटर प्लस शहर बना है देश का पहला, वो वहाँ के लोगों की समर्पण और दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम है, ये ठीक है। लेकिन ये पता होना चाहिए कि वाटर प्लस है क्या, वाटर प्लस का प्रमाण पत्र किन शहरों को दिया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो है शहरों की कई कैटेगरी बनाई गई है स्वच्छता के तहत। जैसे ODF प्लस है, ODF डबल प्लस है, वाटर प्लस है। तो वाटर प्लस तभी दिया जाएगा जब संबंधित शहर ने ODS डबल प्लस के सभी मानकों को पूरा कर लिया है। साथ ही जो आवासीय और व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, मतलब रेजिडेंशियल और कमर्शियल जो प्रतिष्ठान हैं, उसका जो अवशिष्ट जलमल है, अवशिष्ट मल है, वो ट्रीटमेंट के बाद इन्वायरमेंट में छोड़ा जाता हो। मतलब बिना ट्रीटमेंट के नहीं छोड़ा जाएगा। उन शहरों को ये प्रमाण पत्र दिया जाएगा वाटर प्लस का जिन्होंने ODS डबल प्लस के मानक पूरे किए हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो मलमूत्र है, अवशिष्ट पदार्थ है, उसको ट्रीटमेंट के बाद ही छोड़ा जाए। और नंबर 3, जो ट्रीटेड बेस्ट वाटर रहेगा उसको रिसाइकिल किया जाए, उसको पुनः उपयोग भी सुनिश्चित किया जाए। ये 3 मानक जो पूरा करेगा उसको वाटर प्लस की श्रेणी में रखेंगे और देश का पहला शहर इंदौर को बनाया गया। अब है स्वतंत्रता दिवस 2021। इसकी थीम जान लें तो सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ होगी और आज़ादी का अमृत महोत्सव के तौर पे मनाया जाएगा इसे। और इसकी थीम याद रखिएगा, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। डायरेक्टली कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं, इसलिए इसको मैंने डिस्कस किया। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो अभी हाल ही में गया है 12 अगस्त को। तो सबसे पहले जाने कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो इंटरनेशनल यूथ डे होता है, इसमें जो दुनिया भर के युवा हैं उनका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पे उनके नज़रिए को सामने लाना और ऐसे युवा जो इस क्षेत्र में, हर क्षेत्र में अच्छे काम कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहित करना ताकि अन्य युवाओं को भी प्रोत्साहन मिल सके। यदि हम इसके उद्देश्यों को जानें या ये देखें कि क्यों मनाया जाता है, तो जैसा हमने जस्ट अभी डिस्कस किया कि सभी क्षेत्र, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, साइंटिफिक हो, हर क्षेत्र में युवाओं को आगे लाना, क्योंकि युवा जो हैं वो क्षमता से परिपूर्ण होते हैं। और संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद ने भी मतलब कुछ समय पहले कहा था कि युवा जो हैं वो शांति स्थापित करने में और संघर्षों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस बार की जो थीम है युवा दिवस की, वो याद रखें आप, ट्रांसफार्मिंग फूड सिस्टम, यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लैनेटरी हेल्थ, जो कि बायोडाइवर्सिटी को एकीकृत करते हुए अपने पृथ्वी में किस तरीके से फूड सिस्टम को चेंज करें, ट्रांसफॉर्म करें, इस विषय पे आधारित है। डायरेक्टली पूछा जाता है कई बार, इसलिए इस पर डिस्कस किया है। यदि हम इसके इतिहास में देखें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1999 से जो है फैसला किया था कि युवा दिवस अंतर्राष्ट्रीय मनाया जाएगा और फिर पहला अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2000 में, वर्ष 2000 में मनाया गया। हम ये भी बता दें कि भारत में जो है राष्ट्रीय युवा दिवस वो 12 जनवरी को मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर। और वैसे भी भारत युवाओं का देश है, क्योंकि यहाँ 35-65 का आंकड़ा है, मतलब 35 वर्ष से जो कम के युवा हैं उनकी संख्या लगभग 65 करोड़ से अधिक है। टोक्यो ओलंपिक में जिन खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, निश्चित तौर पे उनको प्रोत्साहित करते हुए, ताकि देश के युवाओं में भी एक अच्छा प्रोत्साहन जाए, उनको अच्छे जो हैं पुरस्कार राशि, साथ ही विभिन्न नौकरी से नवाजा जा रहा है, उस पर हम चर्चा कर लें। मध्य प्रदेश के एक खिलाड़ी हैं जो आपको पता है कि पुरुष हॉकी टीम में कांस्य पदक जीती है और इंडिया टीम ने, और उसमें मध्य प्रदेश के खिलाड़ी हैं विवेक सागर। तो चूंकि मध्य प्रदेश के खिलाड़ी हैं तो ये मध्य प्रदेश की न्यूज़ की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है कि विवेक सागर हैं हॉकी खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक की हॉकी टीम में पार्टिसिपेट किया है। 1 करोड़ देने का ऐलान किया है मुख्यमंत्री जी ने, और साथ ही DSP पद पे, डिप्टी SP पद पे नियुक्ति का भी ऐलान किया है। साथ ही पुरुष हॉकी टीम के जो कप्तान हैं मनप्रीत सिंह,
जो पंजाब से हैं, तो पंजाब के खेल मंत्री ने उन्हें अभी फ़िलहाल जो है मनप्रीत सिंह डीएसपी पद पे कार्यरत थे, उनको प्रमोट करके एसपी पद पे प्रमोट किया जाएगा। ये वहाँ के खेल मंत्री ने घोषणा किया है। साथ ही लवलीना की बात करें जो असम से हैं, तो उनको भी 1 करोड़ की राशि के साथ साथ डीएसपी पद की पेशकश की गई है। और चूँकि ये उनका गृह जिला जो है असम में गोलाघाट है, तो गोलाघाट के स्टेडियम का नाम भी उनके नाम पे एक स्टेडियम बनाया जाएगा। जितने भी खिलाड़ी हैं आप देख रहे हैं जिनको डीएसपी से या फिर एसपी में प्रमोट किया जाएगा, तो ये समस्त सुविधाएं और समस्त वेतन भत्ते और लाभ जो जिस पद पे इनको प्रमोट किया जाता है उसके मिलते हैं। और जब खेलों से संन्यास लेंगे तब भी इनकी नौकरी कंटिन्यू चलती रहेगी। और इनका हालांकि मेन जो ध्यान है खेल पे ही रहेगा अभी भी, मतलब उन पदों पर पोस्टेड जरूर रहेंगे। और इनको जैसे अन्य उस सेवा के अन्य लोगों को जैसा जैसा प्रमोशन मिलता है टाइम बार, इस तरीके से इनको भी प्रमोशन मिलता रहेगा। एक छोटी और न्यूज़ जो वनडे एग्जाम में पूछी जा सकती है कि 31 साल में लॉर्ड्स में टेस्ट शतक जड़ने वाले पहले भारतीय ओपनर बने केएल राहुल पिछले 31 साल में लॉर्ड्स के मैदान में टेस्ट में शतक जड़ने वाले पहले भारतीय ओपनर बन गए हैं। जो 29 वर्षीय राहुल हैं, उन्होंने गुरुवार को इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में पहली पारी में 212 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। यदि हम इसके पहले की बात करें तो रवि शास्त्री ने जुलाई 1990 में भारतीय ओपनर के तौर पर लॉर्ड्स में टेस्ट शतक जड़ा था। कुछ और सिंपल न्यूज़ें हैं जो आप जब हम भारतीय शिक्षा पे बात करें वहाँ पर आप डेटा यूज कर सकते हैं। जैसे केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा है कि देश में अभी भी 15 करोड़ बच्चे और युवा देश की औपचारिक शिक्षा व्यवस्था से वंचित हैं। ये डेटा आपको पता होना चाहिए। 15 करोड़ जो काफ़ी बड़ी संख्या होती है, वो बच्चे और युवा देश की औपचारिक शिक्षा व्यवस्था से बाहर हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, नई शिक्षा नीति, उसमें ये कोशिश की जा रही है कि अगले 25 वर्षों में हम उन लक्ष्यों को हासिल कर सकें। ठीक है। एक और देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ होने पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। वहीं ऐसे समय में आपको खुदीराम बोस को भी याद करना चाहिए, क्योंकि 11 अगस्त 1908 में इनको फांसी दे दी गई थी। ये भारत के सबसे कम उम्र में जो है शहीद होने वाले क्रांतिकारी थे, तो इनके बारे में जानकारी होना चाहिए कि खुदीराम बोस का जन्म जो है 1889 को बंगाल की मिदनापुर में हुआ था। और आपको ये भी याद होगा कि 1889 में ही जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म हुआ था। मतलब एक ही साथ सन एक ही है। आप कोरिलेट करके पढ़ेंगे, याद रखेंगे तो ज़्यादा दिन तक याद रखेंगे कि 1889 में खुदीराम बोस जी का भी जन्म हुआ। उसी साल जो है पंडित नेहरू का भी जन्म हुआ। और बाद में फिर उन्होंने ये क्रांतिकारी रेवोल्यूशनरी पार्टी से जुड़ गए। इनके माता पिता बचपन में ही ख़त्म हो गए थे। लेकिन जो इनका जो चर्चा में आने का जो मेन रीज़न है, जब जैसे इन्होंने क्रांतिकारी संगठन ज्वाइन किया और फिर हुआ ये कि एक जज थे जो भारतीयों के खिलाफ सख्त फैसला देते थे, किंग्सफोर्ड, उनकी गाड़ी पे इन्होंने बम फेंका, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। तो किंग्सफोर्ड तो बच गए थे, लेकिन उनकी पत्नी मारी गई थी। और किंग्सफोर्ड इसी हत्याकांड के सिलसिले में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी पे मुकदमा चला। खुदीराम बोस को जो है फांसी की सज़ा सुनाई गई और 11 अगस्त 1908 को इनको फांसी दे दी गई। जिस समय इनको फांसी दी गई उस समय इनकी उम्र 18 साल 8 महीने 8 दिन थी। और उस समय इतने अधिक लोकप्रिय हो गए थे ये कि पूरे बंगाल में इनके नाम की धोती बुनी जाने लगी और युवा उनको पहना करते थे। तो जब भी भारतीय क्रांतिकारियों की बात आएगी तो खुदीराम बोस को हमें अवश्य याद करना चाहिए।